वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आरंभ करते हैं इस क्लास को। ये है प्रशासनिक हिंदी और शब्दावली। एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी को आप देखने जा रहे हैं। प्रशासनिक और औद्योगिक शब्दावली आपके सिलेबस का हिस्सा है। समीक्षा अधिकारी का मेंस अगर आप देने जा रहे हैं। कन्वेंशनल हिंदी के पेपर में 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। एक प्रश्न में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है और दूसरे में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यही सारे शब्द हैं यहाँ पर। आमतौर पर आप इन शब्दों से परिचित हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कठिन चीजें नहीं है। हाँ, ये है कि स्पेलिंग आपको सही पता होनी चाहिए। शब्द की स्पेलिंग अगर आप सही से नहीं जान रहे हैं, हिंदी वाला है तो उसमें तो स्पेलिंग की बात नहीं है, हिंदी आपकी सामान्य तरीके से अभ्यास वाली भाषा है। लेकिन अंग्रेजी में एक एक स्पेलिंग आपकी अगर उसमें गड़बड़ होती है तो नंबर गायब हो जाएंगे और अच्छे खासे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावली वाले जो 2 प्रश्न होते हैं इसमें नंबर पूरे मिलते हैं। नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है अगर आप सही शब्द सही अनुवाद कर रहे हैं तो इसमें नंबर कहीं से भी माइनस नहीं होते। तो ये एक अच्छा मौका होता है कि आप पूरे नंबर अर्जित करें। जैसे कि आप देखें यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, तमाम शब्द हैं और इनको आप एक क्रम से देखते जाइएगा। जैसे अब्सेंटीज्म है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका अर्थ क्या होगा, अनुपस्थिति प्रवृत्ति या अनुपस्थिति की प्रवृत्ति आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ अन्यत्र वासिता भी कहा जा सकता है, मतलब आप जहां रहना चाहिए वहां नहीं है तो अब्सेंट है वहां से, तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है अब्सेंटिज्म। इसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस यानी पद स्वीकृति, ठीक है। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी यानी दुर्घटना की बारंबारता। कोई चीज बार बार हो रही है तो उसको कहा जाता है कि वो फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी यानी दुर्घटना की बारंबारता या दुर्घटना की आवृत्ति भी कहा जा सकता है। दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अकम्पनिंग लेटर का मतलब होता है, अकम्पनिंग लेटर जो है इसका मतलब होता है सहपत्र। वही शब्द हमें इस्तेमाल करने हैं, मतलब हिंदी में जो उसका उच्चारण हम कर रहे हैं या हिंदी में जो अर्थ लिख रहे हैं वो वही अर्थ लिखना है जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित हो या औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहतर हो। सामान्य व्यवहारिक अर्थ नहीं लिखना है, जो बोलचाल वाला या दैनिक इस्तेमाल वाला अर्थ होता है उसका प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद है अकाउंट सर्किल, लेखा मंडल, ठीक है। अकाउंट हेड, लेखा शीर्ष। एक्विटेंस रोल यानी भुगतान पंजी, पंजी मतलब पंजीकरण करने के लिए इकट्ठा किया गया संकलन। एक्टिंग, अब यहाँ एक्टिंग का मतलब एक्टिंग किस चीज से, तो एक्टिंग डायरेक्टर हो सकता है, एक्टिंग चेयरमैन हो सकता है ना, इस तरह से शब्द इस्तेमाल हो सकता है। तो कार्यकारी इसका मतलब होता है, ठीक है, कार्यकारी जो कि काम को कुछ समय के लिए तत्काल में संभाल ले। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान यानी कार्य योजना। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का कर्म है तो दैवीय घटना ही हो जाएगी, ईश्वर की कृपा से या ईश्वर के कर्म के द्वारा हो रहा है तो ये दैवीय घटना है। एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन यानी भूल चूक। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन एंड अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन और परिवर्धन, परिवर्तन और परिवर्धन। एडहॉक क्लेम का मतलब तदर्थ दावा होता है। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव भी होता है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या, कि काम स्थगित हो गया, काम रुक गया। एडजुकेट का मतलब क्या होता है, तो ये जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे न्याय निर्णयन करने से तात्पर्य होता है। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, जो भी स्पेलिंग आपको टफ लगती है उसको बार बार लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब हाथ से लिखेंगे ना, अब इसमें बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलकर आप सिर्फ शब्द का परिचय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जहां तक स्पेलिंग का मामला है तो उसमें आपको एक बार लिखकर देख लेना चाहिए, और एक बार क्यों, बार बार लिखकर देख लेना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट यानी अधिक भुगतान का समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, निधि प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी प्रशासनिक कार्य या प्रशासकीय कार्य, सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स यानी प्रशासनिक उपाय। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि सामान्य है, उनका अर्थ आपको पता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार। वैसे एड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यथा मूल्य। यथा मूल्य भी कह सकते हैं, मूल्यानुसार भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई आप चुन ले, कोई समस्या नहीं। दोनों अर्थ जानते हैं, दोनों लिख दीजिए, वो भी चलेगा। एक से ज्यादा अर्थ लिखते हैं, समस्या नहीं होगी। एड वॉल्यूम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, तो यथा मूल्य या फिर यथा मूल्य शुल्क, ऐसे आप कह सकते हैं। इसके बाद एडवर्स एंट्री, तो ये तो आप सभी जानते हैं, सामान्य अर्थ भी उसका वही होता है, प्रतिकूल प्रविष्टि।
अच्छा, एडवाइस नोट यानी सूचना पत्र, एडवाइजरी आर्बिट्रेशन का मतलब यहाँ देख रहे हैं सहकारी, माफ कीजिएगा, सलाहकारी विवाचन। इसका अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सलाहकारी विवाचन या सलाहकारी मध्यस्थ निर्णय भी कहा जा सकता है। ठीक है, सलाहकारी मध्यस्थ निर्णय भी कहा जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे इसी क्रम में ये देख रहे हैं एज ऑफ सुपरन्यूएशन, यहां से अधिवर्षिता आयु कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके लिए अधिवर्षिता आयु शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं एग्रेंटिज्म, इसका मतलब होता है विवर्धन या फिर अतिकथन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिकथन का मतलब क्या, जो बात है नहीं उसको आप फैला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एग्रीकल्चरल इनपुट्स यानी कृषि निविष्टियां, एयर कंडीशन स्लीपर क्लास यानी वातानुकूलित शायिका श्रेणी या शयन श्रेणी कहा जा सकता है। अलार्म का मतलब आप जानते ही हैं, खतरे की घंटी। हालांकि सुबह बजने वाला जो आपको जगाने वाला अलार्म होता है वो खतरे की घंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपातकालीन खतरे का संकेत ही इसका असल मतलब है। उसी प्रकार से एमोर्टाइजेशन ऑफ डेबिट यानी ऋण मुक्ति, ऋण मुक्ति इसका तात्पर्य। एनहिलेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, सर्वनाश होता है, वो चाहे जिस दृष्टिकोण से देखिए यही अर्थ होगा। एनोटेशन यानी टिप्पण लेखन, टिप्पण लेखन आपको करना होता है ना सिलेबस में, टीका व्याख्या से भी तात्पर्य होता है। उसी प्रकार से एनॉमलस पोजीशन का मतलब होता है असंगत स्थिति, और यहाँ आप देख रहे हैं परमिट यानी अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा प्रदान करने से भी तात्पर्य होता है। सेल का मतलब होता है, यहाँ देखें, प्रकोष्ठ। रैंक यानी पदानुक्रम या श्रेणी भी कहा जाता है। ड्यू डेट यानी नियत तिथि, ठीक है, नियत तारीख। जैसे बिल चुकता करने की एक ड्यू डेट होती है, उसके बाद अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। सरप्लस का मतलब अधिशेष होता है। प्रोजेक्ट यानी परियोजना, तो सिंपल है, मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं ना जिनका कि आम बोलचाल वाला अर्थ भी वही है और सामान्य जो प्रशासनिक अर्थ है वो भी वही है, लेकिन बहुत सारे भिन्न है, तो उनको ज्यादा फोकस करके देखिएगा। प्रोसेस यानी प्रक्रिया ही होता है, वो हर जगह प्रक्रिया ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। डिस्काउंट यानी छूट ही होता है। रिक्रूट यानी भर्ती करना ही होता है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, इनमें मतलब ये शब्द सामान्य। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंटीसिपेटरी का मतलब होता है पूर्वानुमानित या अग्रिम भी कहा जाता है। इसमें देखिए कई सारे शब्द हैं, अग्रिम भी कहा जाता है, पूर्वेक्षित भी कहा जाता है, प्रत्याशित भी कहा जाता है। इसमें से कोई भी आप लिख दीजिए, और नहीं तो सबको जानते तो रहिए ही, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए भी तो आता है। मतलब शब्द दिए रहते हैं हिंदी के और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। तो मान लीजिए कि पूर्वानुमानित नहीं दिया, उसकी जगह दे दिया प्रत्याशित, तब आप क्या करेंगे, तब भी तो उसी को लिखेंगे। तो सारे अर्थ उसके पता होने चाहिए। अपीलेट पावर्स का मतलब अपीली शक्तियां होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एसीसी, ये शॉर्टकट है, फुल फॉर्म इसका क्या, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, मतलब मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति। अब इसका जो अनुवाद है, प्रशासकीय अनुवाद है, वो यही है। उसी प्रकार से आप देखें अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स यानी मिसिल विन्यास। फाइल को मिसिल कहा जाता है, उर्दू शब्द है। एज इज वेयर इज यानी जैसा है जहां है, जैसा है जहां है छोड़ दीजिए। एस्पर्जन का मतलब होता है लांछन, और एट प्रीमियम यानी बढ़े मूल्य पर या आधी मूल्य पर या प्रीमियम पर कह सकते हैं, वो भी ठीक है। इसके बाद अटैचमेंट ऑफ अर्निंग्स, यहां आप देखें कमाई की कुर्की, ठीक है, इसका मतलब है, इसे आपने देखा। इसके बाद है ऑस्टेरिटी यानी ये देखें मितोपभोग यानी सादगी, यानी कम खर्च में काम चलाना, इसका इस्तेमाल ये का अगर शाब्दिक अनुवाद आप करें तो मितोपभोग यानी कम उपयोग, जितनी आवश्यकता है हाथ समेट कर इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कहा जाता है मितोपभोग। मतलब कोई चीज है पर्याप्त मात्रा में है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप बहुत थोड़ा सा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है। इसके बाद एवरेज इमॉलमेंट का मतलब क्या होता है, औसत परिलब्धियां। और इसके बाद अवाउज्ड एज का मतलब घोषित आयु। एक्सोम का मतलब स्वयं सिद्धि। ऐसे ही करके शब्द आप देख रहे हैं और स्पेलिंग देखते जाइएगा। बैकआउट यानी मुकर जाना, बैकअप यानी बैकअप सीधे सीधे, या फिर उसको आप ये कह सकते हैं आपातोपयोगी। कहते हैं ना बैकअप प्लान हमारे पास है, यानी जब सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी तब आप उस योजना का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो आपातकाल में काम आएगी। तो इसीलिए इसका अनुवाद आपातोपयोगी ये जो शब्द है यही रहेगा। बाकी बैकअप तो उसका उच्चारण हो जाएगा।
इसके बाद है बैड बार्गेन यानी घाटे का सौदा, और बेलास्टिक एक्सपर्ट का मतलब होता है प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ, वैसे ही बैड डेबिट का मतलब डूबी रकम होता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी बैंक समाधान, बैंकरप्ट यानी दिवालिया, बैंक स्क्रॉल यानी बैंक पत्रक या बैंक स्क्रॉल सीधे सीधे कह दिया गया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब उच्चारण ही हो गया ना, बैंक पत्रक आप याद रखें। इसके बाद आप देख रहे हैं बेयर डेनियल यानी कोरा प्रत्याख्यान इसको कहा जाता है, या फिर साफ इनकार भी कहते हैं, दोनों जानते रहिए, दोनों शब्द जानते रहिए। इसके बाद क्या है बेस क्वाइन यानी खोटा सिक्का, बेसिक इंटेलिजेंस यानी आधारिक आसूचना। अब यहाँ देखिए इसका जो प्रशासकीय अनुवाद है वो क्या है, आधारिक अधिसूचना। बीट गार्ड यानी गश्ती गारद, गार्ड जो शब्द है ना इसका वास्तव में कोई सही अंग्रेजी अनुवाद, माफ कीजिएगा हिंदी अनुवाद है नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं गार्ड ही कह देते हैं और गारद भी बोल देते हैं, वही गार्ड को फैला दिया है गारद, उच्चारण में थोड़ा सा। अच्छा, बेल हॉप का मतलब सूचक, बिलो पर का मतलब अवमूल्य पर, और उसी प्रकार से बेक्वेथ का मतलब होता है वसीयत करना या वसीयत द्वारा देना, और बेक्वेस्ट का मतलब वसीयत। बेवरेज यानी पेय, कैसा, मादक भी हो सकता है, और मादक ही आमतौर पर होता है। इसके बाद है ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था। ब्लैंकेट डील का मतलब क्या, कंबल में बैठकर डील कर रहे हैं, नहीं, व्यापक सौदा, इसका मतलब है व्यापक सौदा। ऐसे आप शब्द का अर्थ निकालेंगे तो कुछ व्यवहारिक मतलब में दूसरा निकल जाएगा और हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन इसका प्रशासनिक दृष्टिकोण भिन्न होता है। बुक कीपर या बुक कीपिंग का मतलब मुनीम या बही खाता लिखने वाले से तात्पर्य होगा, यहाँ पुस्तक विक्रेता या पुस्तकों का संग्रह करने वाले से नहीं तात्पर्य है, यहाँ मुनीम को कहा जाएगा। बॉटम लाइन यानी निष्कर्ष पंक्ति या नीचे की पंक्ति। वैसे ही ब्रेच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार भंग, विशेषाधिकार भंग। ब्रेकअप यानी ब्योरा, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब अग्रानीत, जो कि आगे प्रेषित कर दिया गया है, आगे भेज दिया गया है। वैसे ही बफर मतलब बफर, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ आप देख रहे हैं बाई बैक, बाई बैक का मतलब प्रतिक्रय। इसके बाद है कॉलिंग यानी व्यवसाय या आजीविका। कैपिटेशन फी का मतलब होता है प्रति व्यक्ति शुल्क, और कैपिटुलेशन का, यहाँ देख रहे हैं आप, कैपिटुलेशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण पत्र, और कैरी डाउन का मतलब अधोनीत होता है, आधोनीत नहीं होता है, या उसको आप तलशेष भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाला शब्द प्रशासकीय दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर रहेगा। उसी प्रकार से कैरीड फॉरवर्ड यानी अग्रनीत। कैरिंग कॉस्ट रखाव लागत। कैश चेस्ट का मतलब तिजोरी से तात्पर्य है। अब ऐसे आप शब्द का अर्थ निकालेंगे तो चेस्ट का मतलब छाती हो जाएगा, लेकिन चेस्ट का मतलब यहाँ तिजोरी है, प्रशासकीय जो इसका शाब्दिक अनुवाद है उसके लिहाज से कहा जा रहा है। या नकदी रखने का स्थान, तो तिजोरी शब्द ही बेहतर है, नकदी कहाँ रखी जाती। कैश डिस्काउंट का मतलब नकदी छूट। कैश रजिस्टर, ठीक है। सीलिंग, अब यहाँ पे उच्चतम सीमा की बात हो रही है अगर मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सेंट्रल सेस का मतलब होता है केंद्रीय उपकर, और सेसेशन का मतलब समाप्ति। और यहाँ आ जाइए, चार्ज अफेयर का मतलब कार्यदूत। सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमा या सिविल वाद। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। क्लोजिंग बैलेंस यानी रोकड़ बाकी कहा जाता है या शेष राशि भी कहते हैं, लेकिन ये वाला याद रखिए, ये थोड़ा भिन्न है। फिर क्लोजिंग बैलेंस के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे परसुएशन का मतलब होता है बल प्रयोग, और इसी के बाद कमेंसरेट का मतलब होता है अनुरूप। कम्युनिकेशन गैप यानी संप्रेषण भास, संप्रेषणाभाव, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन का अभाव है, बीच में एक गैप है, उसके लिए। कम्यूटेड लीव का मतलब परिवर्तित छुट्टी, और कम्यूटर का मतलब क्या होता है, दैनिक यात्री। कंपेशन यानी अनुकंपा, और कंपेडियम का मतलब सार संग्रह। उसी प्रकार से कंपनसेशन यानी प्रतिपूर्ति होता है, ये तो आप जानते ही हैं, मुआवजा भी उसको कहा जाता है, उसी को क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब समादर होता है, समादर शब्द का इस्तेमाल करें। कॉम्प्लीमेंट्री यानी मानार्थ, जो मान के अर्थ में है, सम्मान के अर्थ में है। कंप्रेशन यानी संपीड़न। इसके बाद आप देख रहे हैं कंपल्सरी लिक्विडेशन यानी अनिवार्य परिसमापन। कंप्यूटर फ्रेंडली यानी कंप्यूटर सुकर, इसका ये तात्पर्य है। कंप्यूटर मित्रवत भी कह सकते हैं, मित्र नहीं कह सकते, तब तो वो कंप्यूटर फ्रेंड हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर फ्रेंडली यानी जो कंप्यूटर के हिसाब से काम करने में सहूलियत वाला हो, सुकर हो, तो वही ज्यादा बेहतर अनुवाद है। कॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्करेंट ऑडिट यानी समवर्ती लेखा परीक्षा। वैसे ही कंडोन का मतलब होता है माफ करना। कन्फेशन या एडमिशन का मतलब है इकबाल या संस्वीकृति कहा जाता है, मतलब किसी चीज की स्वीकारोक्ति,
इसके बाद आप कॉन्फिस्केशन को देख रहे हैं। इसका मतलब होता है अधिहरण या इसको जब्ती भी कहा जाता है, लेकिन अधिहरण शब्द ही आपको आयोग देगा, जब्ती नहीं देगा, है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कन्विंस। इसका मतलब होता है मिलीभगत या मौनाकुलता, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कैसा, चुपचाप काम कर रहे हैं, गोपनीय तरीके से। आगे देखें, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य सैनिक भर्ती और कोसाइनी यानी प्रेषिती। कॉन्टेजियस का मतलब सांसर्गिक। और आगे चलिए, यहाँ देख रहे हैं आप कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है संदूषण, और कॉन्टेंजेंसीज का मतलब क्या है, आकस्मिक व्यय। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कंट्राबैंड यानी विनिषिद्ध कहा जाता है इसको, और कंट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि या फिर दोष सिद्ध करने से भी तात्पर्य। उसी प्रकार से कन्वे नोट, यहाँ देखें वहन पत्र। कूलिंग ऑफ पीरियड यानी उपशमन अवधि इसको कहा जाता है। कोरोनर का मतलब होता है मृत्यु समीक्षक, और उसी प्रकार से करेस्पॉन्डिंग यानी यहाँ देखें करेस्पॉन्डिंग यानी तदनुरूप कहा जाता है या फिर तदनुसार। फिर कोरोबरेट का मतलब होता है, यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, डबल आर रहेगा लिखने के क्रम में। कुछ लोग अच्छा पूछते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखा जाए कि स्मॉल लेटर में लिखा जाए, तो कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक बात है, आगे चलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कॉस्ट ओवरम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लागत लंघन, और यहाँ काउंटर बिड का मतलब होता है जवाबी बोली। काउंटर चार्ज मतलब प्रत्यारोप। नेक्स्ट, यहाँ देखें काउंटरफिट कॉइन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब वही खोटा सिक्का, पीछे भी आपने एक स्पेलिंग देखी थी, यहाँ भी है, या जाली सिक्का भी कह सकते हैं। कूप का मतलब होता है आकस्मिक राज परिवर्तन या तख्ता पलट, और कवरिंग लेटर यानी सहपत्र। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर यानी नवोन्नत वर्ग कहा जाता है इसको। क्रीमी लेयर का जो शाब्दिक अनुवाद है वो नवोन्नत वर्ग है। क्रेडिटर यानी लेनदार या फिर ऋणदाता, जो क्रेडिट दे रहा है, यानी कौन है, जो ऋण दे रहा है, सीधी बात है। क्रेडिट स्क्रॉल का मतलब होता है जमा पत्रक, और क्रीमी डेला क्रीम का मतलब होता है, ये फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, फ्रेंच वर्ड, ठीक है। तो उत्तरोत्तम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है पक्षांतर मतदान, वैसे ही क्रूशियल डेट यानी निर्णायक तिथि। कैरिकुलम वीट का मतलब होता है आत्मवृत्त, वैसे ही कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव, ये तो जानते हैं आप। कट ऑफ डेट का मतलब विभेदक तिथि, और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइपर टेलीग्राम का मतलब होता है बीज लेख तार। टेलीग्राम का शाब्दिक अनुवाद होता है तार, और बाकी आप बीज लेख इसमें जोड़ दीजिएगा। थोड़ा विचित्र सुनने में लगता है, लेकिन ट्रांसलेशन यही, और इसी रूप में दिया भी जाता है, ठीक है। जो पारिभाषिक और प्रशासनिक शब्दावली सरकारी दस्तावेज उसका जारी होता है, वहां से उठाए गए शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने एक साथ कंपाइल किया हुआ है। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रक्रमण इसको कहा जाता है, और उसी क्रम में डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कार्य मुक्ति तारीख। डेटिंग यानी तिथि निर्धारण या काल निर्धारण या दिनांकन, वैसे ही डे बुक यानी रोज नामचा, डायरी को कहा जाता है ना, रोज नामचा, वही चीज। डेड अकाउंट यानी निष्क्रिय लेखा। डेड वेट का मतलब क्या होता है, कुल भार होता है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी यानी मृत्यु सह निवृत्ति उपदान, ठीक है, मृत्यु सह निवृत्ति उपदान इसको कहा जाता है। और डी ऑथराइजेशन यानी प्राधिकार निरसन, प्राधिकार निरसन। वैसे ही आप देख रहे हैं डी कैटेगराइजेशन यानी कोटि निरसन। कैटेगरी मतलब क्या होता है, कोटि या श्रेणी होता है, तो श्रेणी या कोटि निरसन हो जाएगा। निरसन शब्द को याद रखिएगा, डी जब लगेगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक बात है। इसके बाद आप देख रहे हैं डिसीज का मतलब होता है मृत या फिर मृतक या फिर दिवंगत यानी मरा हुआ व्यक्ति, उससे तात्पर्य है। दिवंगत का मतलब आप जानते ही, इतना हिंदी का अभ्यास आपने किया हुआ है। डिकोड का मतलब क्या, कूटवाचन। डिकोड मतलब किसी चीज का रहस्य खोलना, कोई गुप्त चीज है उसको हम फैलाकर अगर बाहर सामने सबके खुलासा कर दें, खुलासा भी कहा जा सकता है, तो डिकोड उसको कहा जाता है। इस चीज को हम डिकोड कर रहे हैं, इस कोड को हम डिकोड कर रहे हैं, तो कूटवाचन इसके लिए प्रशासनिक शब्द है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसी प्रकार से डेकोरम का मतलब होता है शिष्टता या शालीनता या फिर मर्यादा, ठीक है, मर्यादा से भी तात्पर्य होता है। शालीनता भी दे दे, मतलब तीनों शब्द याद रखिएगा, इसमें से कोई भी दे दिया जाए, ये तो आयोग की मर्जी है ना कि तीनों में से कोई भी दे दे, तीनों तो देगा नहीं। डिफेस का मतलब होता है विरूपित करना, बिगाड़ना। डिफैक्टो यानी वस्तुतः। उसी प्रकार से डिफैल्केशन का मतलब होता है गबन। डिफॉल्ट यानी चूक या व्यतिक्रम, ठीक है, व्यतिक्रम शब्द ज्यादा बढ़िया है, बकाया भी याद रखिएगा। डिजोर का मतलब होता है विदिता यानी जो जुरिडिक्शन के हिसाब से है। और डेलीगेटेड अथॉरिटी यानी प्रत्यायोजित प्राधिकार, अच्छे शब्द हैं, प्रत्यायोजित प्राधिकार।
उसी प्रकार से डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का प्रत्यायोजन, उसी से मिलता जुलता है। फिर डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस को रद्द करना, डी वर्ड लग गया तो वो विलोम हो गया, जो लाइसेंसिंग का उल्टा है वही आप समझ लीजिए, तो इसमें आसान है। लाइसेंस रद्द करना या लाइसेंस निरसन, रद्द करने को या खत्म करने को ही कहा जाता है निरसन, ये निरसन जो है शब्द याद रखिएगा। इसके बाद आप डीमर्ज को देख रहे हैं यानी विलंब शुल्क कहा जाता है, और यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेशन यानी अभिधान कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए जो शब्द है, अब यहाँ पर निरसन वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है, सीधे सीधे एक शब्द गढ़ लिया गया है जो कि है अभिधान। तो अब इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर हिंदी में दे दिया अभिधान तो आपको वो स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से डी नोवो का मतलब, ये देख रहे हैं आप, ये फ्रेंच वर्ड है। डी नोवो का मतलब होता है नए सिरे से। डिपोर्टेशन यानी देश निकाला, डिपोर्ट कर दिया गया किसी को, लेकिन डिपोर्ट किया गया तो कहीं भी किया गया, यहाँ पर देश से निकालने से तात्पर्य है, निर्वासन से तात्पर्य है। उसी प्रकार से डिपोज का मतलब होता है अभिसाक्ष्य देना, है ना। और डिप्राइजेशन का मतलब क्या है, मूल्य ह्रास या फिर अवक्षय। फिर आप यहाँ पर देखें डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास या फिर अवक्षय। आगे चलते हैं, ये देखें आप, डिरिलिगेशन ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की अवहेलना, और डी रिजर्वेशन का मतलब विआरक्षण हो जाएगा, जैसे आपको बताया ना डी वर्ड जोड़ा पीछे पहले, तो उसके बाद शब्द का अर्थ उलट जाएगा। फिर डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, निराश्रित, और डिटेंशन यानी नजरबंदी होता ही है, डिटेन कर दिया गया, ये तो आप जानते हैं। इसको निरोध भी कहा जाता है और रुकौनी भी कहा जाता है, ये भी एक शब्द है, इसको भी जानते रहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट्रीमेंट का मतलब होता है अहित, और डायसनॉन का मतलब क्या है, अकार्य दिवस। ये जो शब्द आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अकार्य दिवस या फिर अदिन या फिर दुर्दिन भी कहा जाता है, उसको भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल रेट्स यानी विभेदक दरें, डिफरेंशियल रेट्स यानी विभेदक दरें। और यहाँ देखें डिसएप्रोप्रिएशन, माफ कीजिएगा डिसएप्रोवेशन यानी अनुमोदन, अनअनुमोदन। ठीक है, यहाँ पर डिस लग गया ना, तो डिस का मतलब यहाँ पर विपरीत हो गया, मना करने से, निषेध से तात्पर्य हो गया, तो अनअनुमोदन हो जाएगा। नापसंदगी भी हो सकता है, असम्मति भी हो सकता है, तीनों शब्दों का मतलब एक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी दे सकता है आयोग, नापसंदी दे दिया या असम्मति दे दिया। इसके बाद है डिसबैंड यानी तोड़ देना या भंग कर देना। ठीक है, किसी चीज को तोड़ दिया गया तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। डिस्काउंट का आप जानते ही हैं, अच्छा बट्टा भी कहा जाता है, छूट को ही बट्टा कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब क्या होता है, विवेकानुदान, और उसके बाद उसी क्रम में अगर पावर जोड़ दिया गया तो विवेकाधिकार हो जाएगा। स्वेच्छा निर्णय भी कहा जा सकता है। ठीक है, विवेकाधिकार जो शब्द है उसी के लिए एक वैकल्पिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वेच्छा निर्णय, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या, विवेकाधिकार भी हो सकता है, स्वेच्छा निर्णय भी हो सकता है, स्वेच्छा निर्णय अधिकार भी हो सकता है, मतलब खुद से निर्णय लेने का, अपनी मर्जी से निर्णय लेने का आपके पास अधिकार है। डिसफिगर यानी विरूपित करना, डिसफिगर यानी विरूपित करना। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर डिसऑनर, चेक के संबंध में अगर देखा जाए तो चेक का हम अपमान कर रहे हैं, उसको ऑनर नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसे अस्वीकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और डिसमिस मतलब पदच्युत करना या बर्खास्त करना, पद से हटाना। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, विच्छिन्न या विच्छिन्नता भी कह सकते हैं, दोनों चलेगा। डिसेंट यानी विमति या असहमति, असहमति से भी आप, विमति का भी वही मतलब है, दोनों का अर्थ एक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजर्वाइस यानी अपकार, और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, विपत्ति, कहते हैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो, यानी विपत्ति में जो संदेश है उसको भेजो। अब यहाँ देखें डिट्टो, डिट्टो यानी जैसे ऊपर वैसे ही, तो आप जानते हैं डिट्टो शब्द का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, और वही अर्थ यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यथोपरि शब्द को याद रखिएगा, कुछ बढ़िया शब्द दिए रहते हैं तो वही वाले जो है ना वो प्रशासनिक शब्दावली में मैच करते हैं, ये वाला याद रखिएगा, वो तो आप जानते हैं। इसके बाद डिविडेंट है यार, डिविडेंट का मतलब क्या होता है, लाभांश होता है। डिवीजन बेंच का मतलब होता है खंडपीठ। डॉक का मतलब गोदी, यानी गोदी मतलब मम्मी की गोदी नहीं, बंदरगाह। और डोल का मतलब निर्वाह दान होता है, DOLE, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा इसकी। ठीक है। डोमिसाइल यानी घरेलू अधिवास से संबंधित है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है, शयनशाला होता है, मतलब ऐसी जगह जहां विश्राम किया जाए।
और आगे चलें, यहाँ देखें आप, डॉविटेलिंग का मतलब होता है डबचूल। अब ये देखिए डबचूल एक अनोखा शब्द है, लेकिन इसको कहा जाता है असल में क्रमवेशन, क्रमवेशन या फिर अंतर ग्रंथन। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, ये दो जो हैं ये आयोग के द्वारा आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं हिंदी में, और फिर आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। अंग्रेजी में दे देगा तब तो आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे। इसके बाद है डाउन पेमेंट यानी तत्काल अदायगी, और ड्रेस्टिक मीजर का मतलब होता है कठोर कार्रवाई या फिर कठोर उपाय से भी तात्पर्य है, लेकिन ये वाला ज्यादा सुटेबल। ड्राई प्रमोशन यानी निर्लाभ पदोन्नति, ऐसा पदोन्नत आपको किया गया कि उसमें कोई फायदा नहीं है, पद आपका भले ही उन्नति की ओर चला गया लेकिन फायदे में आप नहीं है। ड्यू का मतलब आप जानते ही हैं नियत होता है, उसको देय या फिर प्राप्य भी कह सकते हैं। ड्यू डेट यानी नियत तिथि, अभी पीछे भी आपने देखा था। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, मृत्युकालिक कथन जो कि सत्य माना जाता है, मरते हुए व्यक्ति का जो बयान होता है उसको बहुत तवज्जो दी जाती है। इसी के पश्चात ईयर मार्क है यानी उद्दिष्ट करना या अलग से चिन्हित करना। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है बयाना या फिर एडवांस जो धन दिया जाता है, अग्रिम धन। इकोनॉमी स्लिप यानी किफायत पर्ची। इफेक्टिव यानी प्रभावी या कारगर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक पटुता, ठीक है, वाणी की पटुता। यहाँ देख रहे हैं आप एलुसिडेशन का मतलब होता है विशदीकरण। विशदीकरण का मतलब फैलाना, किसी चीज को विशाल बनाना, विस्तृत बनाना। इम्बॉस का मतलब अधिकृत सील लगाना या समुद्भरण भी इसको कहा जाता है। इम्पैनल ऑफिसर यानी नामिकागत अधिकारी। और इम्पैनलमेंट का मतलब क्या होता है, नामिकायन हो जाएगा। पैनल बनाना तो सामान्य अर्थ हो जाएगा, नामिकायन यानी